हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं इस चैनल में, और जो ये क्लास 12 का सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी इससे रिलेटेड। आज हम उसी को सम अप करते हुए आगे हम हेनरीज लॉ की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमने ये समझी थी, गैसेस डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, या गैसेस डिजोल्व इन सॉल्वेंट। बहुत सारी गैसेस डिजोल्व होती हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, या फिर वाटर में। जैसे हमने पहली पढ़ी थी O2 या ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, O2 क्या है, हमारी गैस है, वाटर में डिजोल्व होती है। इसी की वजह से एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इज नॉट डिविजिबल डिजोल्व इन वाटर, तो अगर ऑक्सीजन अच्छे से वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है तो वो किसकी वजह से है, O2 इज डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्वेबल इन वाटर। ठीक है, HCl गैस जो होती है ये भी बहुत ज्यादा वाटर में डिजोल्वेबल होती है। ठीक है, HCl गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, या कह सकते हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये भी लास्ट टाइम पे बात हो गई थी। HCl गैस जो है जब वाटर के साथ मिक्स करती है तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। ठीक है, अगर HCl गैस है, गैस के फॉर्म में है, तो वो कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड का टेम्परेचर प्रेशर से बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो लास्ट रन पे जो हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड था, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्ट या एफर्ट नहीं, उसका जो हमारा सॉल्यूशन था सॉलिड इन लिक्विड उसमें प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है और लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे solubility of gas in liquid affected by pressure and temperature। solubility गैस की लिक्विड में टेम्परेचर एंड प्रेशर से इफेक्ट करती है। तो solubility इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, solubility इंक्रीज करेगी, मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। एक और एग्जाम्पल समझा था ये कि अगर एक सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में है और अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये अपना इसका इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से मेंटेन करना चाहेगा और जो प्रेशर है इसके ऊपर बढ़ गया है तो जो गैस है वो मोर सॉल्युबल होगी इन सॉल्यूशन।
ठीक है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और ये यहाँ का प्रेशर हटा देते हैं तो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा सॉल्यूशन। और जब फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्युबल गैस पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने लगेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे ये गैस पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्यूशन। तो ये गैस पार्टिकल जितने भी, जब कम प्रेशर होगा, जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, जब हम प्रेशर लगा देंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन में वो ज्यादा होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो मतलब इसका कंसंट्रेशन हायर होगा, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन लो होगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज मोर व्हेन प्रेशर इज मोर। मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ सॉल्युबल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डायग्राम। The solubility of gas will increase until a new equilibrium reached or maintained। मतलब solubility of reaction तब तक और बढ़ती जाएगी जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब हम हेनरीज लॉ पे आते हैं। ठीक है, फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, हेनरीज लॉ पे आते हैं। तो हेनरीज लॉ में पहले हमें ये देखना है कि ये है किसके लिए। तो बेसिकली जो हेनरीज लॉ है डील करता है गैस एंड लिक्विड वाले सॉल्यूशन से। ठीक है, डील्स विथ गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये वो वाले सॉल्यूशंस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल है जहां पे गैस लिक्विड में मिक्स होती है। तो देयरफॉर गैस इज सॉल्यूट, गैस हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। जब हम गैस, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है, पोलर या नॉन पोलर। लिक्विड कोई भी सॉल्वेंट होता है, पोलर या नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट पोलर भी ले सकते हैं, नॉन पोलर भी ले सकते हैं। ज्यादातर हम वाटर की बात करेंगे। सॉल्वेंट भी पोलर ले सकते हैं, नॉन पोलर। पोलर में क्या होगा, वाटर जैसा, और नॉन पोलर में कैसा होगा, बेंजीन और टेट्रा क्लोरो CCl4 की तरह। ठीक है, टेट्रा क्लोरो, क्या था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, गैस एंड लिक्विड। चाहे अगर गैस पोलर होगी तो लिक्विड भी पोलर होगा, गैस नॉन पोलर होगी तो लिक्विड भी नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पे गैस कोई भी हो सकती है, लिक्विड भी कोई हो सकता है। ठीक है, हेनरीज लॉ कहाँ, गैस एंड लिक्विड पर एप्लीकेबल है। अब जो हेनरी थे वही फर्स्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। मतलब इन्होंने पहला रिलेशन दिया था प्रेशर, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन। ठीक है, यही पहले थे जिन्होंने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन दिया था। ठीक है, अब जितनी भी गैसेस हैं वो सब डिसॉल्व होती हैं सारी लिक्विड में कुछ ना कुछ हद तक। ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक सारी गैसेस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, कोई भी सॉल्वेंट हो उसमें। ठीक है, जो ज्यादा डिसॉल्व होती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके
इसको भी नहीं लिखना है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब अगर हमको प्रेशर गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन गिवन होगा, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हेनरी लॉ स्टेट करता है एट दिस लॉ states that at constant pressure at constant temperature, यहाँ पे जो भी बात हो रही होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। द solubility of gas, the solubility of gas, कोई भी गैस की solubility at constant टेम्परेचर पे, जो भी काम हो रहा होगा constant टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब जो वो गैस अपने हिस्से का प्रेशर लगा रही है, उस गैस का प्रेशर कैसा होगा? पार्शियल होगा, पूरा प्रेशर वही नहीं मान लिया जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, present above the surface of liquid और सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके ऊपर गैस का, ये एक क्लोज कंटेनर है, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व्ड हैं, यही गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व, ठीक है। तो इस गैस का, अगर जैसे हमने एक से ज्यादा गैस ले ली, यहाँ पे केवल अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे O2 गैस है और N2 गैस है, ठीक है। तो O2 गैस का जो प्रेशर होगा वो, और N2 गैस का जो प्रेशर होगा वो, ये दो अलग अलग गैस लिए हैं, तो जो, जब हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो पूरी गैस का प्रेशर इसके ऊपर जो होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल O2 की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं तो O2 का प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। केवल N2 का बात कर रहे हैं तो N2 का प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का वो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ किसी भी गैस के, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये कहता है, यहाँ पे दिख रहा है तो लिख लेते हैं, solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gas, ठीक है। इसको पीजी लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं? पीजी लिख देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये हो गया। अब इसका जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम KH नाम रख लेंगे, पीजी, ठीक है। जिसका हम नाम KH रख लेंगे, जिसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पहली डेफिनेशन हमने देख ली। ये किसके प्रेशर के रिस्पेक्ट में है? अगर हमको प्रेशर ना गिवन हो, हमको मोल फ्रैक्शन गिवन हो, तो हम क्या करेंगे?
या फिर हमको मास गिवन हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, वो हम लिख लेंगे। बाकी सबका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन नहीं होगा तो मास होगा, तो मास की जगह हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, केवल ये बदलेगा। यहाँ यहाँ पे लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं मास, किसी भी मास का। तो इसको रब करते हैं और फॉर्मूले सारे लिख लेते हैं अपने। होप सो इतना समझ में आया होगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये भी हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है। अब गैस लिक्विड में और लिक्विड गैस में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे आउटर प्रेशर भी तो लग रहा होगा। आउटर प्रेशर की बात नहीं हो रही, केवल गैस के प्रेशर की बात हो रही। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा गैस है तो सारी गैस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, अगर हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पे वहां पे भी आउटर प्रेशर होगा, यहाँ पे भी आउटर प्रेशर होगा। हम केवल इस गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, पहला होगा partial pressure, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas, पहला। दूसरा होगा partial pressure is directly proportional to mass of the gas। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया था, partial pressure is directly proportional to solubility of gas। ठीक है, अगर हमें solubility of gas निकालना है तो हमें पीजी निकाल लेंगे। अगर हमें ये गिवन है तो यहाँ से पीजी निकाल लेंगे, ये गिवन है तो यहाँ से पीजी निकाल लेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो इसको हम लिखेंगे पीजी इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पीजी इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, एंड पीजी इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यहाँ पे के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से। ठीक है, और के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब जितनी किसी भी गैस की प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा है उसका उतना के एच कम होगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो के एच ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ की बात करी जाए, हेनरी के ग्राफ की बात करी जाए, यहाँ कर लेते हैं। तो ये क्या है, हेनरी लॉ का मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसको एक तरह से किस में कन्वर्ट कर लिया गया है, ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ में इधर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, जो हमारा वाई एक्सिस है वहां क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पे हम सॉल्युबिलिटी ले सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, ये ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी गिवन होगा। और ऐसे हमारे वो आएगा, इसका स्लोप, जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट लाइन आएगी, और इसका स्लोप के एच के बराबर। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये है ग्राफ हेनरीज लॉ का, जिसमें y एक्सेस पे हम पार्शियल प्रेशर लेंगे, x एक्सेस पे या तो सॉल्युबिलिटी गिवन होगी, या तो मोल फ्रैक्शन, या मास ऑफ द गैस, और जो ये ग्राफ है इसका स्लोप के एच के बराबर होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। इसमें बस डेफिनेशन में चेंज कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मास ऑफ द गैस एंड पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की जगह चेंज करेंगे, पार्शियल प्रेशर नहीं, सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन, मास ऑफ द गैस और सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हेनरीज लॉ। इसमें 3 स्टेटमेंट है, एक याद कर लेंगे, उसमें हम चेंज करके सारी चीजें देख लेंगे। और यहाँ पे के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो और के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन द गैसेस वो अच्छा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर अच्छा नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटर मोलिकुलर फोर्सेस से। ठीक है, तो के एच बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई चीज है तो के एच है, पार्शियल प्रेशर है और सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। तो अगर कोई पूछ दे फैक्टर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करता है, जो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है वो उसके फैक्टर्स या किन किन फैक्टर्स पे ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। तो पहला नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पोलर गैस, मतलब इसी का पार्ट कह सकते हैं कि पोलर गैस डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर गैस डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, या लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, टेम्परेचर की बात हो गई, टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच। अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एच के तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमारी घट रही है। ये बात हम लोगों ने पहले कर दी है, फिर से कर लेते हैं। ये हमारा गैस पार्टिकल है और इसके नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे पहले 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थे, कुछ डिसॉल्व हो गए, कुछ डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पे 40 गैस पार्टिकल्स बचे और 60 यहाँ पे डिसॉल्व हो गए। ठीक है, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि अब यहाँ पे 60 गैस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 40, मतलब जो गैस पार्टिकल डिसॉल्व हो गए थे वो वापस से गैस के फॉर्म में आने लगे। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज्यादा हम टेम्परेचर देते जाएंगे उतना ज्यादा जो गैस है वो सॉल्यूशन से निकल निकल के बाहर एनवायरनमेंट में पहुंचती जाएगी। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर घटाने पे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है, मतलब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा गैस एंड लिक्विड। ये हम लोग पहले भी देख सकते चुके हैं। ठीक है, अब हम यूनिट ऑफ केएच की भी बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ केएच क्या है, यूनिट ऑफ केएच इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। जो भी प्रेशर की यूनिट होगी वही हमारे यूनिट ऑफ केएच होगी। ठीक है, तो केएच यूनिट लेस नहीं है, कोई भी ये ना समझ ले कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट है, वो उसकी जगह हम यूनिट लेस लिख लेते हैं। लेकिन जो भी प्रेशर का जो भी प्रेशर का यूनिट होगी वही यूनिट ऑफ केएच होगी। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। और केएच जो है वो डिपेंड करता है किस पे, गैस
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे, ठीक है। केएच डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। तो ये हो गए फैक्टर्स, पहला प्रेशर, दूसरा केएच, तीसरा टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, मास पे भी डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन मास भी, ठीक है। मास पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मास होगा गैस का वो उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी इन वाटर, ठीक है, या इन सॉल्वेंट। अब O2 का मास कितना है, ठीक है, और H2 का मास कितना है, तो H2 इज मोर डिसॉल्वेबल देन H2, ठीक है। O2 क्या है, ऑक्सीजन, उसका मास ज्यादा है, वो मास ज्यादा है तो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। H2 क्या है, उसका मास कम है तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। हीलियम उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, नाइट्रोजन उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब हम एप्लीकेशन करते हैं, 3-4 एप्लीकेशन है, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ 2-3 क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर आ जाएगा हमारा, इसको रब करते हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की बात करेंगे। एप्लीकेशन में मतलब हेनरीज लॉ जो हमारी डे टू डे लाइफ में है, एप्लीकेबल है बहुत अच्छे से, तो वो हमें समझना है। पहला है बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कहने का कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है, बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनकी जो बॉटलिंग हो रही है वो भी हेनरी लॉ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो CO2 गैस ऐड होती है एट हाई प्रेशर, CO2 गैस dissolved in drinks at high pressure। तो CO2 गैस जब हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐड करी जाती है तो वो एक ऐड करने के बाद उसको बॉटल में भर दिया जाता है, तो एक हाई प्रेशर के अंदर CO2 गैस ड्रिंक्स के अंदर रखी जाती है, और इसलिए वहां पे हेनरी लॉ का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब ये बॉटल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है और CO2 गैस है, जब भी हम इसको ओपन करेंगे एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है। या फिज की साउंड, फिजिंग की साउंड आएगी, खोलते ही फिज जैसी साउंड आएगी, ठीक है। और CO2 डिसॉल्व होने के बाद इसके अंदर कुछ एक खट्टा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें एक एसिड बन जाता है कार्बन के साथ मिक्स होके। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन कोल्ड ड्रिंक फॉलोड बाय हेनरी लॉ, ठीक है, या फिर बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो है वो स्कूबा डाइवर्स, सेकंड जो है इसका एग्जाम्पल है स्कूबा डाइवर्स, डाइवर्स। अब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, और कुछ अमाउंट्स ऑफ हीलियम होता है, कुछ अमाउंट हीलियम का होता है। अगर केवल N2O2 का ले जाएंगे सिलेंडर तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले देख लेते हैं कितना, 56%
नाइट्रोजन गैस होती है, 33% ऑक्सीजन गैस होती है और 11% हीलियम गैस होती है। तो अगर केवल N2 O2 का कॉम्बिनेशन हम सिलेंडर में भर के समुद्र के नीचे डाइव करते हैं, समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, तो क्या है, जितना हम नीचे जाते जाएंगे, क्योंकि N2 क्या है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो जितना अंदर जाएंगे वो उतनी तेजी से हमारी बॉडी के अंदर घुलती जाएगी। ठीक है, और अगर हम तेजी से बाहर आएंगे तो वो जो हमारी बॉडी में वो N2 जो है घुल गई है, वो उतनी तेजी से नहीं निकल पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से बैंड्स क्रिएट होंगे। ठीक है, बैंड्स क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में N2 ट्रैप हो जाएगी ब्लड वेसल्स के बीच में, और जिसकी वजह से हमको दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा। इसलिए N2O2 के साथ हीलियम भी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 की मात्रा कम हो जाएगी, N2 की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये जो बेंड की सिचुएशन है या एक्सट्रीम पेन की सिचुएशन होगी वो नहीं हो पाएगी, या N2 जो ट्रैप हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, जब भी इनसाइड डीप सी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जो ये गैस है, गैस डिजोल्व मोर इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, गैस जो है ज्यादा डिजोल्व होने लगेगी, ज्यादा डिजोल्व होने लगेगी, तो क्या होगा, हमारे बेंड्स बनने की कंडीशन या बेंड्स बहुत जल्दी या तेजी से बनने लगेंगे। ठीक है, और अगर हम तेजी से बाहर आते हैं, प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो गैस लेस डिजोल्व इन ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है, अच्छी बात है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही, लेकिन ये जो N2 की मात्रा वैसे भी ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हमने हीलियम को मिक्स कर दिया। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड वेसल इंक्रीज करेगी। तो अब ये बात हो गई सी की। इसके अलावा अगर हाई एल्टीट्यूड्स की बात कर दी जाए, तो वहां क्या होगा, ठीक है, पहला तो ये हो गया, पहला क्या, बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब उसमें तेज प्रेशर से बॉटल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ CO2 मिक्स करके बॉटल करी जाती। ठीक है, दूसरा, स्कूबा डाइवर सबके अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, हीलियम रखते हैं, क्योंकि हीलियम डू नॉट डिजोल्व इन ब्लड। ठीक है, तो हीलियम बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं होगी ब्लड में, हीलियम डिजोल्व नहीं हो रही है, इसीलिए उसको रखा गया है, और N2 बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी, हीलियम नहीं होगी, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हमारी ब्लड वेसल में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने के साथ ही जैसे हम तेजी से बाहर आएंगे, बाहर तो हमको बेंड्स हो सकते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये। ठीक है, और ये उतनी तेजी से हमारी वेसल से N2 बाहर नहीं निकल पा रही। तो ये बात हो गई, अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, प्रेशर कम है तो गैस कम डिजोल्व होगी। हीलियम क्यों मिक्स किया जाता है, क्योंकि इट डू नॉट डिजोल्व इन ब्लड एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर ये डिजोल्व नहीं हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम यही बात करें हाई एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है, इसका फर्स्ट वाला रब कर देते हैं,
अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स मतलब पहाड़ों के ऊपर बात करें तो वहां पे भी क्या हो सकता है, डिजीनेस आ जाती है या थकान हो जाती है या नाक से खून निकलने लगता है बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाने पे या बहुत ज्यादा हाइट पे जाने पर, वो भी इसी की वजह से होता है। थर्ड जो होगा, एट हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो हाइट तो बढ़ रही है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो solubility of O2 in ब्लड, तो O2 भी बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पा रही है हमारी बॉडी में। O2 डिसॉल्व नहीं हो रही है तो बॉडी के पास कम ऑक्सीजन है, बॉडी के पास कम ऑक्सीजन है तो वहां पे थकान या जो सोचने की क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम सही से सोच समझ नहीं पाते हैं। बॉडी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर जाता है, वी फील, हम थकान, वी फील टायर्ड। ठीक है, हम थकान महसूस करते हैं। और इसकी वजह से हमें एनोक्सिया भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से हाई एल्टीट्यूड में कैन कॉज एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया नाम की डिजीज हाई एल्टीट्यूड या हिली एरियाज में देखने को ज्यादा मिलती है क्योंकि ब्रेन सेल डज नॉट एक्वायर O2 इन प्रॉपर अमाउंट, बिकॉज ब्रेन सेल डू नॉट गेट प्रॉपर, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एनोक्सिया टाइप की या एनोक्सिया जैसा डिजीज हो सकती है। मतलब थिंकिंग पावर उनकी कम हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन थी किसकी, हेनरीज लॉग। तो यहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड में भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। और ये ऐसा N2 को हटा के हीलियम क्यों ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हीलियम जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो डिसॉल्व ही नहीं होती है ब्लड में। ठीक है, हीलियम की लेस सॉल्युबल होती है, जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो हीलियम क्या होगी, डिसॉल्व ही नहीं हो रही है। और जितना ज्यादा हम हाई प्रेशर पे हैवी गैसेस को ले जाएंगे तो वो हमारी बॉडी बॉडी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी तो जैसे ही हम कम प्रेशर पे आएंगे या फिर जैसे ही सी लेवल पे आना शुरू करेंगे, ऊपर आना शुरू करेंगे सी में, तो हमारी बॉडी से उतनी तेजी से गैसेस ब्लड में जो घुल गई हैं वो निकलना शुरू करेंगी। जब तेजी से निकलना शुरू करेंगी तो हमको बहुत ज्यादा पेन होगा, वही बैंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, हीलियम एडेड बैंड नॉट
क्रिएटेड इन बॉडी, ठीक है। और नाइट्रोजन की वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में बेंड्स क्रिएट हो सकते हैं। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और ये जो जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कराया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद वेपर प्रेशर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।